ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्रॉस वैलिडेशन वगैरह वाला पार्ट कंप्लीट किया था ना, और पीसीए कर लिया था। उसके अलावा तो कुछ नहीं किया था क्या? पीसीए हो गया था, क्रॉस वैलिडेशन हो गया था, और लेट मी सी, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट हो गया था। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन को। तो सबसे पहले क्लस्टरिंग मैं बता चुका हूँ कि क्लस्टरिंग होती क्या है ना। क्लस्टरिंग का बेसिक कंसेप्ट है कि भाई जो डेटा है उसको आसपास के क्लस्टर्स बना देते हैं हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हर एक डेटा पॉइंट सेपरेटली ट्रीट किया जाता है इनटू अ कैटेगरी। क्लस्टरिंग में एक सेंट्रॉइड होता है जिसको हम के मींस, बेसिकली जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं क्लस्टरिंग के लिए ना, वो हम कर रहे हैं के मींस की। ठीक है, के मींस का मतलब क्या होता है कि भाई मैं सम रैंडम सेंट्रॉइड्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और आसपास के सभी पॉइंट्स को उस सेंट्रॉइड के नियरेस्ट सेंट्रॉइड के क्लस्टर में डाल देते हैं। ठीक है, होता कैसे है? प्रोसेस है बेसिकली, ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, इसके अंदर रैंडम मेरे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, ये मेरे पास डेटा है मेरा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, मैं ना सबसे पहले के ढूंढूंगा। ठीक है, के का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मैं सेंट्रॉइड्स ढूंढूंगा कि इसके अंदर कितने सेंट्रॉइड्स पॉसिबल है। ठीक है, सेंट्रॉइड्स पॉसिबल होने का मतलब क्या होता है? भाई एक एल्गोरिथम है के मींस की। सेंट्रॉइड किसी भी क्लस्टर का सेंटर पॉइंट। हाँ, तो जो सेंटर ढूंढने का कंसेप्ट होता है वो बेसिकली एल्गोरिथमिक होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए आइए, बैठिए। ऑलमोस्ट सही टाइम पे आ गए। जस्ट पहला टॉपिक अभी मतलब नाम ही बताया है, बस अभी तक लगा लो। मैडम, 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। अरे स्टार्ट, पी लो पी लो पी लो। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन। ठीक है, अब तक हम जो पार्ट पढ़ रहे थे वो ना सारा मेरा पार्ट था क्लासिफिकेशन का। क्लस्टरिंग का थोड़ा बहुत पार्ट हमने बीच में डेफिनेटली पढ़ा है एलआर वगैरह के टाइम पे, बट जो हम पार्ट पढ़ रहे थे वो मेजोरिटी मेरा क्लासिफिकेशन का पार्ट था। अब क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के बीच में मैं डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर हम हर एक डेटा पॉइंट को सेपरेटली ट्रीट करते हैं इनटू अ कैटेगरी। ठीक है, हम हर एक डेटा पॉइंट की एक कैटेगरी फाइंड करते हैं, उस कैटेगरी के अंदर उस डेटा पॉइंट को हम डालते हैं। क्लस्टरिंग में क्या होता है, क्लस्टरिंग में हम डेटा के क्लस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स का मतलब कि भाई ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम हम यूज करते हैं क्लस्टरिंग के लिए उसका नाम होता है के मींस। ठीक है, के मींस एल्गोरिथम सिंपल सा भाई कंसेप्ट क्या है कि भाई हम रैंडम पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, कुछ रैंडम पॉइंट्स लिए हमने, उनको हमने सेंट्रोइड बना दिया। ठीक है, उनको हमने सेंट्रोइड बोला। उन रैंडम पॉइंट्स को हमने नियरेस्ट जितने भी मेरे पास डेटा पॉइंट थे उन सबको उस पॉइंट के हिसाब से क्लस्टर बना दिया। हाँ, ठीक है, अब जो आसपास मेरे पॉइंट्स थे उनको मैंने उस क्लस्टर का पार्ट बना दिया। उसके बाद मैंने हर एक क्लस्टर का मीन निकाला। ठीक है, अगर हर एक क्लस्टर का मीन मेरा ऑलमोस्ट सेम आया, ऑलमोस्ट सेम आया, तो मेरी जो क्लस्टरिंग है वो वहीं पर डन हो जाती है। अगर नहीं आया तो मैं फिर दोबारा सेंट्रोइड वाले पार्ट पे चला जाता हूँ, और जो मैंने रैंडमली सेंट्रोइड दिए थे वो दोबारा रैंडमली चूज करते हैं। ठीक है, विजुअली कैसे दिखती है ये? भाई फर्स्ट साइकिल आई, ठीक है, उसने लेट से इसको, इसको और इसको सेंट्रोइड माना।
ठीक है। अब जो नियरेस्ट पॉइंट्स है वो सब इन मतलब सेंट्रोइड के हिसाब से नियरेस्ट पॉइंट हम इसके क्लस्टर में डालेंगे। तो मैं इस पॉइंट की बात करूं, 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 ये आसपास वाले जो पॉइंट्स है, assuming these points, इनके नियरेस्ट ये वाला सेंट्रोइड पड़ रहा है ना, बाकी दोनों के कंपैरेटिवली ये सबसे नियर है, तो इसका एक क्लस्टर बन गया। इस वाले को अगर मैं बात करूं तो ये वाले पॉइंट्स इसके नियर पड़ रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उसके सबसे नियर ये वाला सेंट्रोइड था। मैंने इस तरीके से क्लस्टर बनाए, ठीक है। अब व्हाट वी डू इज हम हर एक क्लस्टर का मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। हम हर एक क्लस्टर का मीन फाइंड करते हैं, तीनों का एक एक मीन आएगा। मैंने मीन को कंपेयर किया, अगर मीन में लाइक एक दो नंबर का डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट आस पास है, तो हम इसको बोलेंगे भाई एक मैंने क्लस्टरिंग ठीक करी है। बट अभी आप जैसे आप देख भी सकते हो कि भाई इसका मीन बहुत ज्यादा आएगा कंपेयर टू दिस एंड दिस, तो ये क्लस्टरिंग ठीक नहीं है। तो फिर दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी, दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी, वो इन वाले पॉइंट्स के अलावा किसी और रैंडम पॉइंट्स को सेंटर्ड मानेंगे, ठीक है। मान लो हमने इस वाले को मान लिया और से बाकी सारे सेम ही है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे होगा, जो ये वाले हैं ये सारे इस क्लस्टर का पार्ट बन गया, और जो ये वाला पॉइंट भी इसी क्लस्टर का पार्ट बनेगा। ये वाले हैं ये सारे इस क्लस्टर का पार्ट बन गया। अब सब में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस बार सब में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इन सबका मीन ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। जहां पे मेरा मीन सिमिलर आ गया वो क्लस्टर पोजीशंस मेरी फाइनल हो जाती हैं, ठीक है। समझ आया? रिपीट कर दे, रिपीट कर देते हैं। ये मेरे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। के मीन्स में सबसे पहला होता है असाइन सेंट्रॉइड्स, असाइन रैंडम सेंट्रॉइड्स बोल लो इसको। वैसे तो देखो ये ना प्योरली रैंडम नहीं होते, ये एक कंसेप्ट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट बट बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। विजुअली देखने में हमें ऑलमोस्ट रैंडम ही दिखते हैं ये, ठीक है। तो मैंने असाइन रैंडम सेंट्रॉइड्स ले लिया, ठीक है। सबसे पहले से बताइए, तो मैंने लेट से इसको एक सेंट्रॉइड बना दिया, इसको एक बना दिया, इसको एक बना दिया, इसको एक बना दिया, ठीक है। मैंने बताया ना कि भाई ये हम नहीं बनाते, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। दिखते ऑलमोस्ट रैंडम ही है, इसलिए मैं रैंडम ही बोल देता हूँ, क्योंकि हम उस वाले मैथमेटिकल पार्ट में उस वाले पाथ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम नहीं बना रहे हैं सेंट्रॉइड, जो एल्गोरिथम है वो डिसाइड कर रही है, हम एल्गोरिथम को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। एल्गोरिथम सबसे पहले इस तरीके से सेंट्रॉइड देती है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकंड स्टेप आता है, असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट सेंट्रॉइड, ठीक है। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू इट्स नियरेस्ट सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मतलब जैसे ये वाला है, तो जो ये वाले पॉइंट्स होंगे ये सब इसके नियरेस्ट है, ये वाला भी इसी के नियरेस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं ये इसके नियरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स कुछ इसके नियरेस्ट आ गए, ये वाले पॉइंट कुछ इसके नियरेस्ट आ गए, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट सेम सिमिलर से लग रहा है, ठीक है। मीन ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम फाइंड करते हैं हर एक क्लस्टर का मीन, मीन ऑफ ईच क्लस्टर, ठीक है। हमने हर एक क्लस्टर का मीन फाइंड किया, ठीक है। और उसके बाद हमने चेक किया कि भाई मीन हर एक क्लस्टर का ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं बेसिकली कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, कि भाई ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है मतलब मीन कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। इफ मीन्स कन्वर्ज, ठीक है। अगर मीन्स कन्वर्ज करते हैं मतलब ऑलमोस्ट हर एक क्लस्टर का मीन सेम आता है, तो मैं इस वाली क्लस्टरिंग को फाइनलाइज कर देता हूं, ठीक है। वरना ये प्रोसेस पूरा रिपीट होता है, बट इस बार डिफरेंट सेंट्रॉइड्स के साथ।
तो जब तक हमें एक ऐसे क्लस्टर्स नहीं मिल जाते जिनका सबका, सॉरी, हाँ, मतलब रैंडम, देखो बोलने के लिए हाँ रैंडम है, बट वही मैंने बताया कि मैथमेटिकली फाइंड होते हैं ये, तो प्योरली रैंडम नहीं होते। कन्वर्जन होती है, हमारा फाइनल क्लस्टर्स बन जाते हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, हमारा गोल तो वही है कि क्लस्टर्स निकाल के देगी ये, सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में क्लस्टर्स निकाल के देना। ठीक है, दिस इज द एल्गोरिथम। समझ आया? सिंपल है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई हम, ठीक है, क्लस्टर निकालने के लिए एल्गोरिथम होती है, समझ आया। जो क्लस्टर्स हम बना रहे हैं वो बना क्यों रहे हैं? डेटा में क्लस्टर्स बनाने का पॉइंट क्या है? क्लस्टर्स बनाने का पॉइंट ये है कि जब हम क्लस्टर्स बनाते हैं ना, तो जो भी हम मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज और फास्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे, हर एक वेरिएबल का मेरे आउटपुट पे इन्फ्लुएंस कितना है, उस इन्फ्लुएंस के बेसिस पे हम जज कर रहे थे, हम प्रिडिक्शन दे रहे थे, है ना? अब मैं सिर्फ ये देखूंगा कि भाई मेरा हर एक पॉइंट किस क्लस्टर में पड़ेगा, सिर्फ इतना सा देखूंगा कि जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है वो किस क्लस्टर का पार्ट है। जिस भी क्लस्टर का वो पार्ट है उस क्लस्टर में, मतलब सर्वाइवलशिप है या नॉन सर्वाइवलशिप है, जो भी है उसके हिसाब से प्रिडिक्शन होगा। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, मेरे मशीन को इतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा, हर एक पैरामीटर का इम्पैक्ट कैलकुलेट करके उसके ऊपर पैटर्न नहीं ढूंढने पड़ रहे। ठीक है, उसने एक बार पैटर्न ढूंढ के रख लिए, अब बस वो जब पॉइंट डेटा आता है उस पैटर्न से मैच करता है कि किस पैटर्न से वो मैच कर रहा है, जिस भी पैटर्न से वो मैच कर रहा है उसका आंसर उसके पास ऑलरेडी होता है, वो उसको प्रिडिक्ट कर देता है। ठीक है, सो एक बहुत यू कैन से सोफिस्टिकेटेड मेथड बन जाता है ये मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, और जो क्लस्टरिंग है, यहाँ पे ना मेरी एक्चुअली मशीन लर्निंग की लिमिट्स हिट होने लग जाती हैं। बताया था ना कि भाई मशीन लर्निंग की एक लिमिट है, मैं बहुत, मतलब हर एक चीज ही मशीन लर्निंग से नहीं कर सकता, इसलिए हमें डीप लर्निंग की नीड पड़ती है। तो क्लस्टरिंग इज द, यू कैन से, पीक ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, क्लस्टरिंग के बाद मशीन लर्निंग के अंदर अभी तक तो एटलीस्ट ऐसा कुछ नया आया नहीं है जो कि भाई उसको और अपर लिमिट हो जाती है ये क्लस्टरिंग पे। ठीक है, बेसिकली मशीन लर्निंग जितना भी काम कर सकती है मैक्सिमम वो क्लस्टरिंग के थ्रू ही कर सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग के बिल्कुल एंड पे ही चल रहे हैं, हमारे क्लस्टरिंग आती है अब। ठीक है, तो ये हमने क्लस्टर्स बनाए। ठीक है, अब इस एल्गोरिथम के हिसाब से क्लस्टर्स तो बन गए, हमारे क्लस्टर्स आ गए, बट जो हमारा डेटा है, जो हमारा गोल है, उसके हिसाब से भी तो एक क्लस्टर वैलिड होनी चाहिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स अगेन यूज करते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम थी, मेथड बोलूंगा। ठीक है, तो उसको हम, जो कंसेप्ट है इसको उसको बोला जाता है क्लस्टर वैलिडेशन। जो हमने ये किया, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग करके हमें, हमारे पास क्लस्टर्स आ गए। अब क्लस्टर्स को मैं अपने गोल के हिसाब से जब वैलिडेट करता हूं, तो दैट इज क्लस्टर वैलिडेशन। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो मीन के बेसिस पे होता है सिंपली, है ना? जरूरी थोड़ी ना कि जो क्लस्टर्स बने हैं वो एक्चुअली मेरे गोल से अलाइन करते हो, राइट? तो मैं क्लस्टर वैलिडेशन भी करता हूं। तो इसके अंदर आप एक प्रोसेस और मान सकते हो कि भाई ये तो हो ही रहा है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो गया इसके बाद मैंने किया क्लस्टर वैलिडेशन। अगर क्लस्टर वैलिडेशन मेरा पास होता है तो मैं एक्चुअली उसे मशीन लर्निंग में यूज करता हूं। अगर वो फेल होता है तो यहाँ पे दोबारा जाता है, यहाँ पे दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। समझ क्लियर है? पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। नींद आ रही है? तो ये नहीं हो आज? ये भी सही है। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया? कोई डाउट वगैरह तो नहीं अभी तक? हाँ, मतलब ये नो वाला है कि इसका आंसर अगर नो है तो ये, यस है तो फिर आगे बढ़ जाता है। अभी तो ये सिर्फ के मींस की बात हो रही थी, तो इट मींस कन्वर्ज, ये के मींस का पार्ट होता है। ये तो के मींस एल्गोरिथम ही है कि भाई अगर ये नहीं करते तो वापस चली जाएगी। बट जब इसका आंसर यस आ जाता है एक्चुअली, जब इसका इफ मीन कन्वर्स का आंसर अगर यस होता है, ठीक है, तो हम क्लस्टर वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, अगर इसका आंसर भी यस होता है तो वो फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है, और इसका आंसर भी नो हुआ तो ये यहीं पे वापस चला जाता है। नहीं फालतू की, बट नहीं नहीं, पॉइंट इज कि हमने यहाँ पे तो सिर्फ मीन के बेसिस पे किया था,
एल्गोरिथम में। अब जब तक जो ये क्लस्टर्स है मेरे किसी काम के ही नहीं है, मैं क्यों यूज करूंगा उन्हें, है ना? तो क्लस्टर वैलिडेशन वही बेसिकली इसका गोल यही है कि जो क्लस्टर्स बनाए हैं एल्गोरिथम ने, क्या वो मेरे काम के हैं भी एक्चुअली कि नहीं। अगर काम के हैं तो मैं उन्हें यूज कर लेता हूँ, नहीं है तो इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करवाते हैं। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग एंड क्लस्टर वैलिडेशन। ठीक है, अब इसका कोड वगैरह करेंगे, बट इसके बाद मेरे पास दो टॉपिक्स मेजरली बचते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के, मतलब एक टॉपिक तो प्योरली मशीन लर्निंग का है, एक टॉपिक आपका जो मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग को ब्रिज आउट करता है वो वाला है। ठीक है, तो जो टॉपिक प्योरली मशीन लर्निंग का है उसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक होता है हमारे पास नाइव बायसेस। ठीक है, नाइव बायसेस बेसिकली अपने मॉडल को बायस बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार मेरे को ऐसी नीड होती है कि भाई मेरे को मॉडल मेरा बायस चाहिए, है ना? देखो, ये ना बहुत ज्यादा यू कैन से सब्जेक्टिव चीज है। नॉर्मली अगर मॉडल के अंदर खुद से बायसनेस आ रही है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वो हमारे लिए बैड होती है, हमारे लिए अच्छे नहीं होती। जब मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है तब मॉडल ने खुद से बायस हो गया, हमने कुछ किया नहीं और वो खुद से बायस हो गया, तो यूजुअली वो बायसनेस हमारे लिए बैड बायसनेस होती है, वो बायसनेस हमें नहीं चाहिए होती। बट हमें एक कंट्रोल्ड तरीके से उसके अंदर बायसनेस इंट्रोड्यूस करनी पड़ जाती है कई बार, कई केसेस में, तो वो हमारे पास एल्गोरिथम होती है उसके लिए। बेसिकली खुद से मॉडल को बायस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। और मॉडल के अंदर खुद से ही बायसनेस आ गई तो आपको पता ही ना कि भाई मॉडल मेरा बायस हो गया, उसको कंट्रोल नहीं है आपके पास उसका, राइट? तो वो वाला पार्ट हो जाता है। अब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, भाई टाइटैनिक वाला जो मेरा डेटा सेट था उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मॉडल अगर खुद से बायस हो गया सर्वाइवरशिप के लिए, ठीक है, तो वो हमारे लिए बैड है। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग सर्वाइव नहीं करने थे उनको फॉल्स होप वगैरह दी जा रही है कि भाई सर्वाइव करेंगे। बट अगर मैंने मॉडल को बायस किया है सर्वाइवरशिप के लिए, तो मैंने कुछ ऐसे फैक्टर्स या इन्फ्लुएंसेस देखे होंगे। नहीं हो पाएगा तो फिर आप 2 बजे का शेड्यूल दिए, मैं फिर टाइम मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो ये थी नाइव बेसिस का बेसिक आइडिया दिए। ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक टॉपिक और होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है एआई की तरफ बढ़ने के लिए। इसके अंदर जो आप जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, उसको जब आपको मैसेज लिखते हो तो उसको समझ आता है ना कि भाई आपने क्या पूछा है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वही आता है आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से। ठीक है, नाइव बायस से समझ आया? हाँ, इसके बाद से मैंने वही बताया कि हम आगे, मैं कल और जो अगले वीक एक दो टॉपिक होंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास दो टॉपिक मेजरली बचते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है प्योरली मशीन लर्निंग का है, दूसरा टॉपिक ब्रिज है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में। ठीक है, हाँ भी डीप लर्निंग करेंगे। नहीं, उसको बेसिकली दो ही टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेन जो मेरे पास मॉड्यूल्स है वो दो ही हैं। ठीक है, तो नाइव बायसेस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पहले। ठीक है, नाइव बायसेस एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नाइव बायसेस बेसिकली जब मैं मैन्युअली अपने मॉडल को बायस कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, दैट इज नाइव बायसेस। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, मैं अपने मॉडल को टेक्स्ट पढ़ना समझा रहा हूँ, मतलब उसको बेसिकली इंग्लिश सिखा रहे हैं। इन द वेरी बेसिक सेंस उसको मैं एक इंग्लिश सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मॉडल्स बाय डिफॉल्ट तो इंग्लिश में बात नहीं करते। वो अगर आप इंटरनली देखोगे तो वो बाइनरी में बात हो रही है उनकी। ठीक है, मॉडल मेरा बाइनरी में चीजें समझ रहा है, तो उसको इंग्लिश समझा पाना ताकि आप उससे डायरेक्टली बात कर सको, दैट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आप कुछ भी सिखाओ, आप कुछ भी सिखा सकते हो, आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इंग्लिश का ही इनफ डेटा हमें मिल पाता है, इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस है उनका डेफिनेटली आप इनफ डेटा, मतलब आगे आप डीप लर्निंग में जाओगे तो आप उसको इमोशंस रिकॉग्नाइज करना, और किस बेसिकली सेंटिमेंट होता है कि भाई जो टेक्स्ट लिखा है तो यूजर का टेक्स्ट के बेसिस पे इमोशंस क्या है वो एनालाइज करना, सब कुछ करा सकते हैं। मतलब उसके बाद फिर आपको पता ही है क्या क्या कर सकता है।
ठीक है। तो ये वाला पार्ट रहता है, उसके बाद फिर हमारा डीप लर्निंग का ब्रिज आता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो बेसिक टॉपिक होते हैं। एक तो हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। हम्म हम्म, वही। तो वही बेसिकली उसी न्यूरॉन्स के कंसेप्ट को हम रेप्लिकेट करते हैं थ्रू मैथ्स, ताकि हम एक अपने एआई को भी ब्रेन दे सकें। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, हमें बिल्कुल न्यूरॉन्स के लेवल पे स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क्स पे जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? मल्टीपल न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है वो भी मल्टीपल नेटवर्क्स न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी नहीं करेगा वो, यहाँ पे मैथमेटिक्स होगी। कंसेप्ट है, सिर्फ नाम न्यूरॉन लिया हुआ है। क्योंकि जब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। और इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जांपल अवेलेबल है वो ह्यूमन ही है। ह्यूमन आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज। तो इसी के लिए उसका जो यूनिट है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्टैंडर्ड यूनिट, उसको भी न्यूरॉन ही नाम दिया गया है, बेस्ड ऑन अवर ब्रेन्स। तो मतलब बेसिकली गोल यही होता है कि भाई एक ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट कर सके आर्टिफिशियली, ये हमारा गोल रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर हम डेफिनेटली उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक, भाई बहुत ज्यादा टाइम है उस लेवल पे पहुंचने में। बट हम वेरी बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्रेन्स को देखें तो सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे पास न्यूरॉन्स, एक सेल होता है न्यूरॉन। ठीक है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि भाई एक सिग्नल आएगा, अगर वो सिग्नल उस न्यूरॉन को सही लगता है तो वो न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, वरना वो डीएक्टिवेटेड रहता है। सिंपल से ये कंसेप्ट है वो, मतलब अगर वो डीएक्टिवेटेड रहा तो सिग्नल ब्लॉक हो गया, अगर एक्टिवेट हुआ तो वो सिग्नल आगे कैरी हो गया। तो ऐसे हमारे पास चेन्स होती हैं पूरी, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर एक डिसीजन ले पाती है इसके बेसिस पे। ठीक है, आपके जो एक्चुअली कंप्यूटर्स है वो भी इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। एक सिग्नल आया, अगर एक ट्रांजिस्टर के मतलब का वो सिग्नल है तो वो उसको आगे पास होने देगा, वरना ब्लॉक कर देगा। द वेरी बेसिक लेवल ट्रांजिस्टर ही आपके कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक में आपको ट्रांजिस्टर का मतलब पता है? ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सिंपल आप वायर इमेजिन करो, समझ गया? ठीक है, तो सिंपल वही कंसेप्ट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं। और जो आपका कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे चीजें हो रही हैं। न्यूरॉन्स में जिसमें हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस है, जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिस पे चीजें ऑपरेट हो रही हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अगर बात करो तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, सेल्स होते हैं, बट वो आपस में कम्युनिकेट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हैं। ठीक, हाँ हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपकी बॉडी ऑलमोस्ट 12.6 वोल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है, एक बाइक की बैटरी जितनी। चलो, एक बाइक को पावर करने जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी आराम से प्रोड्यूस कर सकती है। हाँ, तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं जिसमें हम मल्टीपल न्यूरॉन्स की प्रॉपर चेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये ना बेसिकली आपका यहाँ से डीप लर्निंग वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर न्यूरल नेटवर्क्स किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या लेयर्स होती हैं उसमें, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। सो जो इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग वाला पार्ट है उसके अंदर यही वाला आता है। ठीक है, अब जो ये न्यूरल नेटवर्क्स है, एक्चुअली अगर हम ब्रेन में बात करें, हमारे ह्यूमन ब्रेन में बात करें, तो ऐसे करोड़ों न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। न्यूरॉन्स तो बिलियंस में है, ठीक है, बट जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो भी मिलियंस में होते हैं। ठीक है, हम अभी तक सिंगल सिंगल न्यूरल नेटवर्क्स को ही बिल्ड कर पाए हैं। जो आप चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह जितने भी इंटेलिजेंट वो देखते हो ना, वो भी 3 से 4 न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर ही वर्क कर रहे होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा इन दी एंड एक जो आप बोलते हो ना कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मर्स जैसे मूवी में जो आप एआई देखते हो, सेंटिएंट एआई बोलते हैं इसे, उसको क्रिएट करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि आपस में सिंक में वर्क कर सके, आपस में हाँ कम्युनिकेट कर पाए सिंक में। तो तब जाके आप एक्चुअली ह्यूमन लेवल पे इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर पाओगे। बट अभी के लिए जो हमारे पास एडवांस बहुत ज्यादा मतलब लेटेस्ट जो रिसर्च भी चल रही है ना, अगर मैं उसकी भी बात करूँ तो उसके अंदर भी 3 से 4 न्यूरल नेटवर्क्स ही हम एक्चुअली में वो क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है पैरामीटर्स का। ठीक है, मैं आपको ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि मतलब एक दो ही क्लासेस हमारे पास डीप लर्निंग पे जाने के लिए, तो डीप लर्निंग में जाने से पहले आपके पास इन बेसिक इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक कंसेप्ट आता है पैरामीटर्स का। ठीक है,
पैरामीटर्स बेसिकली आप वेरिएबल्स बोल सकते हो, जिनके बेसिस पे एक एआई मॉडल मेरा प्रिडिक्शन देता है। ठीक है, जब हम अभी मशीन लर्निंग का जो मॉडल जिसपे हम वर्क कर रहे थे, उसके अंदर अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, तो हम 5 या 6 पैरामीटर्स पे वर्क कर रहे थे, 8 पैरामीटर पे वर्क कर रहे थे हम। जो हमने टाइटेनिक वाला डेटा सेट लिया, उसके अंदर हर एक कॉलम एक पैरामीटर है। ठीक है, हर एक कॉलम में एक पैरामीटर है। सो अभी जो हम मशीन लर्निंग में बात कर रहे थे, हमने बात करी 8 से 10 पैरामीटर्स के बारे में। हम मशीन लर्निंग से 50-60 पैरामीटर आराम से हैंडल कर सकते हैं, 100-100 पैरामीटर भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये पैरामीटर काउंट है, ये पैरामीटर काउंट है, यही एक यू कैन से बेस लाइन है आपका मॉडल कितना इंटेलिजेंट होगा उसको जज करने के लिए। ठीक है, अगर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ डीप लर्निंग में हम मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर जब एआई की एक्चुअली बात की जाती है तो हम बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एडवांस मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी की बात कर लो या फिर जेमिनी की बात कर लो, ये है ऑलमोस्ट 250 से 300 बिलियन पैरामीटर्स के बीच में। 250 से 300 बिलियन पैरामीटर्स, इनके बीच में ये मॉडल्स ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो वो ऑपरेट करते हैं 272 बिलियन पैरामीटर्स पे। ठीक है, अगर मैं जेमिनी की बात करूँ तो वो 296 बिलियन पैरामीटर्स पे वर्क करता है। मतलब इतने ही पैरामीटर्स पे अभी तक मैक्सिमम वर्क कर पाए हैं। ठीक है, इसके आगे फिर अब रिसर्च चल रही है, जैसे जैसे होती है चीजें वो फिर आपको पता लगती रहेंगी। ठीक है, वापस आते हैं हमारे क्लस्टरिंग के ऊपर। ठीक है, तो क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे एंड उनको यूटिलाइज करेंगे। आप लोग कल भी नहीं आए थे ना? मैंने काफी सारा कंटेंट मिस किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आज का जो हमारा कंटेंट है वो पिछले वाले कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो आज वाला तो समझ आएगा इजीली। और भाई आ जाए करो, गायब कहाँ जाते हो? कहाँ गायब थे कल? क्या काम था ऐसा जरूरी? क्या? ठीक है, हमने के मीन्स के बारे में पढ़ लिया। हाँ, अब जो क्लस्टर वैलिडेशन होता है ना, इसके अंदर मेरे पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, जिसको एक को मैं बोलता हूँ एल्बो मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है मेरे पास सिलुएट स्कोर। ठीक है, एल्बो मेथड एंड सिलुएट स्कोर। ठीक है, ये क्लस्टर वैलिडेशन के पार्ट है। एक बार पहले हम के मीन्स वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। एल्बो मेथड, एल्बो एल्बो को नहीं, एल्बो मेथड और सिलुएट स्कोर। सिलुएट, सिलुएट होता है ना कि भाई एक मॉडल टाइप हो गया उसकी चीज का, उसका स्कोर। ठीक है, ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम आज बात करेंगे आइरिस डेटा सेट की। ठीक है, आइरिस डेटा सेट है, आइरिस IRIS, आइरिस डेटा सेट है, उसके हम ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीजी इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स, ये होगा शायद से, हाँ, इंपोर्ट लोड आइरिस। ठीक है, हमने डेटा सेट इंपोर्ट किया। अब हमें के मींस एल्गोरिथम चाहिए। सो फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर इंपोर्ट के मींस। ठीक है, हमने के मींस एल्गोरिथम इंपोर्ट कर ली। ठीक है,
उसके बाद हमें numpy की नीड पड़ेगी, so import numpy as np और उसके बाद matplotlib यूज करेंगे, so import matplotlib dot pyplot as plt। ठीक है, और एक मिनट देना, मैंने मीटिंग के अंदर शेयर नहीं किया हुआ, मैं मीटिंग के अंदर भी लिंक शेयर कर दे और स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब r इज इक्वल टू r, इसमें मतलब लोड कर लेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब देखो, जब भी मैं डेटा एसक्यूएल में से इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, अभी तक तो हम एसएनएस सीबॉन का डेटा यूज कर रहे थे, जब मैं एसक्यूएल में से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ तो जो इसके अंदर डेटा होता है वो स्पेशली डिजाइन फॉर मशीन लर्निंग होता है। तो मेरे को ना जो एक्स और वाई में स्प्लिट करना पड़ता है अलग अलग पैरामीटर्स को, वो चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिंपली कैसे कर सकता हूँ, कैपिटल एक्स देके iris डॉट डेटा। ठीक है, iris डॉट डेटा करने से मेरे पास एक्स की वैल्यू आती है, और iris डॉट टारगेट लिखने से मेरे पास वाई वैल्यू आती है। ठीक है, नहीं y इक्वल टू आप करोगे ना, मैं बता रहा हूँ जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखो कहाँ किया था हमने, यहाँ पे किया था। और डेटा था, इसमें से हमने कॉलम्स वगैरह ड्रॉप करके उसको एनकोड किया। ठीक है, एनकोड करने के बाद हमने एक्स और वाई में स्प्लिट किया उसको। तो हमें ये सारा काम नहीं करना पड़ता, हमने यहाँ पे लोड किया था, उसके बाद ये सारा काम किया था ना पहले, उसके बाद हमने उसको एक्स और वाई में स्प्लिट किया था। हमें ये करने की जरूरत नहीं होती एसक्यूएल के डेटा सेट के साथ। एसक्यूएल क्योंकि ये वाला काम मेरे को ऑलरेडी करके देता है, तो हम सीधा सीधा डॉट डेटा और डॉट टारगेट से एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया iris डॉट डेटा। ठीक है, ठीक है, अब जो क्लस्टर वैलिडेशन का पार्ट है, के मींस पे तो अभी हम आते हैं। ठीक है, क्लस्टर वैलिडेशन में जो मैंने बताया था एल्बो मेथड, ठीक है, और सिलुएट स्कोर। सिलुएट स्कोर तो लाइक बाद वाला स्टेप है कि भाई आपने एक बार के मींस की क्लस्टरिंग कर ली, उसके बाद सिलुएट स्कोर से उसको वैलिडेट कर सकते हो, क्लस्टर वैलिडेशन कर सकते हो। 2 पॉइंट नहीं, 2 मेथड कह सकते हो आप इसको। ठीक है, बट जो एल्बो मेथड है ना, वो के मींस के साथ साथ वर्क करता है हर एक स्टेप के, तो मेरे को एल्बो मेथड साथ ही यूज करना पड़ता है। रिलायबल वाली बात नहीं है, मैं एल्बो मेथड और सिलुएट स्कोर को दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करता हूँ। एल्बो मेथड मेरे को के मींस को ही इंप्रूव करता है एक कन्वर्जन ढूंढने के लिए। ठीक है, और जो मेरा सिलुएट स्कोर है वो मेरे को बाद में जब एक कन्वर्जन मिल गया, मेरे क्लस्टर बन गए, उसके बाद फाइनल वैलिडेशन देता है। ठीक है, तो मैं दोनों को ही यूज करता हूँ एक्चुअली। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे आइरिस का डेटा सेट लोड किया था, अब एल्बो मेथड समझेंगे। ठीक है, एल्बो मेथड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई एक क्लस्टर में ना एक एल्बो बनेगी हमेशा। क्लस्टर मतलब एल्बो मेथड का गोल ये है कि एक क्लस्टर के अंदर हमेशा एक एल्बो होनी चाहिए। एल्बो का मतलब क्या होता है, एल्बो जब दिखेगी तो जैसे इन वाले में देखूं, हाँ ये रही एक एल्बो, है ना। अगर मैं इसमें देखो तो थोड़ी सी एल्बो ये भी बन रही है, ये, हाँ ये भी बन रही है, मतलब एल शेप होना चाहिए बेसिकली। ठीक है ना, अरे हमारे देखो ये ना बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है कि भाई देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हर एक क्लस्टर में आप रैंडमली भी कुछ भी बनाओगे, एल्बो बनना पॉसिबल है। तो बस ये उसी एल्बो को डिटेक्ट करता है कि इन पॉइंट्स को, ये वाले जो पॉइंट्स है ये होते हैं हमारे डेटा पॉइंट्स। जो ये वाले हैं, जो हमने डेटा पॉइंट्स जो हमने सिलेक्ट कर लिए टू बी द सेंटर ऑफ द क्लस्टर, उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, डेटा मतलब होते सारे डेटा पॉइंट्स ही हैं डेटा सेट के लिए, नहीं क्लस्टर के लिए। एक क्लस्टर जिसके अराउंड बनेगा उसे एक सेंट्रॉइड बोला जाता है वो भी एक डेटा पॉइंट ही, बट उसको हमने सिलेक्ट कर लिया टू बी द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, अब एल्बो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एल्बो मेथड का सबसे बेसिकली मतलब यही है कि भाई बाय डिफॉल्ट हर एक क्लस्टर के अंदर एल्बो मेरी बननी चाहिए। ठीक है, जिस क्लस्टर के अंदर एल्बो नहीं बन रही है उसको हम साथ साथ एलिमिनेट करते रहते हैं। तो अब मैं हर एक क्लस्टर को वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं फाइनल क्लस्टर को वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे क्लस्टर बन रहे हैं
उसी के बीच में एल्बो बन रही है या नहीं बन रही है, उसके बेसिस पे उन क्लस्टर्स को हटाता जा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे को एल्बो मेथड जो है वो के मीन्स के साथ साथ ही रन करना पड़ता है, क्योंकि क्लस्टर्स तो के मीन के बीच में बनते हैं, है ना। तो एल्बो मेथड को उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अब ये एल्बो जो है वो फाइंड कैसे की जाती है? ठीक है, ये तो हमें विजुअली दिख रही है, तो हम देख पा रहे हैं, बट एल्गोरिथम तो विजुअली नहीं दिखता। ठीक है, एल्गोरिथम्स मैथ्स पे बेस्ड होती हैं। तो इसकी जो मैथ्स है वो बेसिकली है कि मैं हर एक क्लस्टर में जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जो कि सेंटर्ड नहीं है, सेंटर्ड के अलावा वाले डेटा पॉइंट्स, उनका सम ऑफ स्क्वायर्स करता हूँ। मतलब हर एक पॉइंट को स्क्वायर किया। हाँ, उनका उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, ये किया, मेरे पास नंबर आएंगे, वैल्यू आती है, उसको मैं प्लॉट करता हूं अगेंस्ट जो मेरा सेंटर्ड है उसका स्क्वायर, उसको हम के भी कहते हैं। सॉरी, उसका स्क्वायर नहीं, उसको नॉर्मली लेता हूं। ठीक है, अब जो मैं ये प्लॉटिंग कर रहा हूं, ये प्लॉटिंग अगर मेरे एल शेप में बन जाती है, ठीक है, अगर ये प्लॉटिंग मेरी एल शेप में बन जाती है, तो उसमें एल्बो होती है, वरना नहीं होती है। ठीक है, इसका अगर हम मैथमेटिकली समझना चाहोगे, मैथमेटिकली तो नहीं, इसमें अगर आप एक्चुअली समझना चाहोगे तो इसके अंदर ना ग्राफ थ्योरी होती है एक, मैथ्स का एक पार्ट है ग्राफ थ्योरी। तो आप वो पढ़ के आना, अगर आप वो पढ़ के आओगे तो मैं फिर इसका आगे वाला पार्ट भी समझा दूंगा कि एक्चुअली होता कैसे है ग्राफ थ्योरी। मतलब नेसेसरी नहीं है, सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी अगर आपको है तब उसके लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर यूज नहीं होती है। हम्म। नहीं, ग्राफ थ्योरी इज ग्राफ थ्योरी, वो पूरी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए पूरा एक सब्जेक्ट होता है वो। ये यूजुअली जब कोई मैथ्स में पीएचडी वगैरह करता है ना, तो उसके एक सब्जेक्ट में से एक होता है। मैथमेटिक्स में पीएचडी करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स में होते हैं ग्राफ थ्योरी का। हाँ, स्टैट्स में तो काफी। डेटा के अंदर, फिर उसके हिसाब से क्लस्टरिंग होगी। ठीक है, और इनर्शियास मैंने जो एल्बो मेथड के लिए यूज करूंगा, मैं उसके लिए मैंने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। रेंज नहीं दो तो एक लिस्ट दे दो। सर अगर आप नहीं बताओ ये चाह रहे हो, नहीं बताओ तो जो के मींस एल्गोरिथम है वो बाय डिफॉल्ट अपने नंबर ले लेती है, डेटा पॉइंट के हिसाब से, तो बाय डिफॉल्ट भी ले लेती है। ठीक है, बताना इज डेफिनेटली बेटर कि भाई मेरे पास कंट्रोल ज्यादा आता है। बाय डिफॉल्ट वाले में उसने कितना लिया, कैसे लिया, कुछ नहीं बताता हमें, इसलिए बताना ज्यादा बेटर रहता है, रिकमेंडेड रहता है। ठीक है।
तो ना एक काम करेंगे हम कि अंडरस्कोर वैल्यूज कर लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर फॉर के इन के वैल्यूज, कि भाई मैं हर एक क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, अब मैं हर एक क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर तो इम्पोर्ट ही करिए चीजें, ठीक है। तो वे विल यूज के मीन्स एंड इसके अंदर मैं नंबर ऑफ क्लस्टर देता हूँ पहले, सो एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स, इंटरनेट चल रहा है ना, कनेक्शन हट गया इसका, ठीक है। मैंने एन क्लस्टर्स दिया, एन क्लस्टर्स को मैंने के इक्वल कर दिया, ठीक है। क्लस्टर नंबर मतलब के की वैल्यू क्या 1 2 3 पर चल रही है, तो क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2, क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर नंबर 4, ऐसे करके 10 क्लस्टर बनाएगा ये, ठीक है। क्या, हाँ क्लस्टर को नंबर तो सेंड करूंगा ना, वरना मेरे को पता कैसे लगेगा कौन सा क्लस्टर कहाँ पे है, क्या क्लस्टर है, ठीक है। उसके बाद उसका रैंडम स्टेट दे दूंगा, वही 42 यूज करता हूँ मैं, 42 यूज करी मैंने यहाँ पे भी, ठीक है। ये मीन्स हो गया मेरा। अब ये मैंने डिफाइन किया, के मीन को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। इसको एक्चुअली डेटा में से क्लस्टर बनाने के लिए व्हाट वी डू इज के मीन्स डॉट फिट, और इसके अंदर फिटिंग कर देंगे एक्स की, हमने यहाँ से एक्स लिया था ना, उसके मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दी, ठीक है। डॉट फिट का मतलब होता है जो भी एल्गोरिथम मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर डेटा देना, ठीक है। मैं के मीन्स की एल्गोरिथम दी, के मीन्स की एल्गोरिथम को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ क्लस्टर्स दिए और रैंडम स्टेट बताई। उसके बाद मैंने जो डेटा सेट था उसके अंदर बोल दिया कि भाई पहला क्लस्टर बनाओ, डॉट फिट का मतलब है पहला क्लस्टर बनाओ, ठीक है। तो ये सेंटर्ड चूज करेगा, उसके हिसाब से एक क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने मेरे को एक क्लस्टर बना के दिया, तभी मैंने इसको लूप के अंदर डाला है, क्योंकि मेरे को मल्टीपल क्लस्टर चाहिए, 10 क्लस्टर चाहिए, तो मैं लूप के थ्रू उसमें क्लस्टरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो समझ आया, यहाँ पे एक क्लस्टर बन गया। अब हर एक क्लस्टर बनने के बाद मेरे को उसका इनर्शिया भी चाहिए, लास्ट में एल्गोरिथम थर्ड के लिए मेरे को उसका इनर्शिया भी चाहिए ना, जो ये इनर्शिया की मैंने लिस्ट बनाई है, सम ऑफ स्क्वायर्स है हर एक क्लस्टर का, मेरे को स्क्वायर करके सम निकालना है, तो मेरे को लिस्ट में सेव भी तो करना पड़ेगा उसे, नहीं समझ आ रहा है। जो एल्बो मेथड है, एल्बो मेथड में क्या होता है कि भाई हर एक क्लस्टर को हम प्लॉट कैसे करते हैं, कि जो उसके डेटा पॉइंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम करते हैं, डेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट उनका सेंट्रॉइड, है ना। अब मेरे पास जब मल्टीपल क्लस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हर एक के लिए एक सम स्क्वायर होगा, सम स्क्वायर को बेसिकली हम इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। हर एक के लिए एक इनर्शिया होगा और हर एक के लिए एक सेंट्रॉइड है, तो मेरे को दोनों की लिस्ट चाहिए। सेंट्रॉइड की लिस्ट तो के वैल्यूज के अंदर ही है क्योंकि सिर्फ नंबर है, बट जो इनर्शिया वाला पार्ट है वो तो अलग अलग होगा ना, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं वही वाला पार्ट करूंगा, इनर्शिया भी हर एक क्लस्टर बनाने के बाद उसका इनर्शिया भी साथ ही कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो डॉट अपेंड, ठीक है, फिर मैं ऐड करूंगा के मीन्स डॉट इनर्शिया, ठीक है, ए मीन्स डॉट इनर्शिया, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर इनर्शिया भी साथ ही कैलकुलेट कर दिया, मेरे को एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, पूरे वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट इनर्शिया करके वो डॉट इनर्शिया अंडरस्कोर करके मैं सीधा सीधा वो वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास क्लस्टरिंग हो गई, मेरे पास इनर्शियाज की वैल्यू आ गई, और के की वैल्यू तो मेरे पास थी ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमने किया ये दो लाइन, ये है के मीन्स एल्गोरिथम, ठीक है। हमने इसको लूप के अंदर डाला और इनर्शिया वाले को हमें साथ ही इसलिए इंक्लूड करना पड़ा कि भाई हर एक क्लस्टर का इनर्शिया में साथ साथ मिलता रहे। अब आएंगे हम एल्बो मेथड पर, ठीक है। हमने ये बीच में इसलिए किया क्योंकि हमें इनर्शिया कैलकुलेट करना था, एल्बो मेथड के लिए हमें इनर्शिया चाहिए होते हैं,
यहाँ से मैंने इसलिए इनर्शिया की एक लिस्ट निकाल ली। अब आते हैं एल्बो मेथड पर। एल्बो मेथड इज सिंपली प्लॉटिंग। एल्बो मेथड इज सिंपली प्लॉटिंग। प्लॉटिंग करता हूं मैं, ठीक है। तो विल डू plt डॉट प्लॉट। इसके अंदर जो x रहेगा वो मेरा रहेगा k वैल्यूज, जो y रहेगा मेरा वो रहेगा इनर्शियस, है ना। उल्टा तो नहीं लिखा मैंने, सही लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं एक यूज करूंगा मार्कर, ठीक है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ सर्कल से, मतलब पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करना है। सो ओ इज फॉर दैट, ठीक है। सिमिलरली आर इज फॉर, और सॉरी आर कह रहा हूँ, एस फॉर स्क्वायर, एंड इस तरीके से होता है। मैंने सिंपली ओ लिखा है, ठीक है। अब इसकी वही टाइटलिंग वाला कर लेंगे, और ओ स्मॉल ओ। तो plt डॉट एक्स लेबल, एक्स पे मैं लेबल दे दूंगा, मेरे पास एक्स पे की वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स विच इज बेसिकली के। plt डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में हम डाल देंगे क्लस्टर इनर्शियस, और plt डॉट टाइटल ले लूंगा मैं। टाइटल के अंदर वी विल डू एल्बो मेथड, एल्बो मेथड, ठीक है। उसके बाद सिंपली plt डॉट शो, ठीक है। ये मेरा कोड हुआ, इसको रन करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड कोड है, तो मैं सिंपली इसको भी रन कर सकता हूँ, और इसने मेरे को एक बना दिया। देखो बन रही है एल्बो, बन रही है ना एल्बो प्रॉपर। जो मेरा एल्बो मेथड होता है वो ये होता है कि भाई ये एल्बो जितनी ज्यादा शार्प होगी, उतने ज्यादा क्लस्टर्स मेरे अच्छे तरीके से बने हैं। बेसिक ये मतलब होता है, ठीक है। प्रॉपर आपको अगर एक प्रॉपर एल मिल गया ऐसे, बिल्कुल भी बेंड नहीं है, सिंपल एल मिल गया, सबसे बेस्ट है। और अगर ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन चली गई तो वो सबसे वर्स्ट है, ठीक है। ये लाइक 90% अच्छा है, समवर इन बिटवीन नहीं है, बेटर की तरफ है ये। हाँ, हाँ, समझ आया। दिस इज एल्बो मेथड, ठीक है। इसके बाद ही हम साथ ही सिलोवेट स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो हम करेंगे, पहले आप पहला कोड कर लो एक बार। कोड रीडेबल है या थोड़ा जूम करना है? थोड़ा जूम कर दें, ये लो, ठीक है। कर लो, कोड पूरा कर लो, उसके बाद हम फिर हम सिलोवेट मेथड पे चलते हैं।
कर लिए? वेरी वेल भाई। देखो कहाँ पे गड़बड़ करी आपने। चलो आज फिर यहीं पे रुकते हैं, अभी हम सिलेबस स्कोर और फिर इसका ट्रेनिंग वाला वाला पार्ट अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे रुकेंगे हम। ओके। इसमें एक तरफ एक चीज ध्यान रख लो कि अब ना हमें के मींस एल्गोरिथम से हमने क्लस्टरिंग तो करी। हम हमें बेस्ट क्लस्टर मिला है, उस क्लस्टर के ऊपर हम एक्चुअली मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर इस ग्राफ के अंदर आप देखो तो पिवट कहाँ पे हो रहा है? जो प्रॉपर पिवट है आई वुड से 3 या 4 के बीच में। मतलब देखो पिवटिंग पॉइंट ये हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक पिवट हो रहा है ना? तो इसका मिड ले लेते हैं, दिस वन 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो जो थर्ड क्लस्टर है वहां पे मेरा पिवट होता है। ठीक है, वो मेरा पिवटिंग पॉइंट हो गया। और उसके बेसिस पे अब मैं उस क्लस्टर के ऊपर अपने मॉडल की ट्रेनिंग करवाता हूँ। ठीक है। ये वाला पार्ट है हम कल करेंगे, और ट्रेनिंग के बाद फिर सिल्वर स्कोर कैलकुलेट होता है वाला पार्ट भी कल करेंगे। फ्राइडे आने का मन नहीं है? हफ्ते भर आके थक जाते हो है? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। 1 मिनट। देखो चेक कोड पढ़ लो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है देख लो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। चलिए। ओके। तो कल हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और फिर अगले हफ्ते डीप लर्निंग का ब्रिज वाला पार्ट, फिर अगले हफ्ते से डीप लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बाय बाय। क्या हो गया? मैं चेक कर लेता हूँ। नो इश्यूज। तो लगाया है। ठीक है। Can in given standard ratios each आ रहा है।
लिखा तो है यहाँ पे, inertia इसके अंदर आना चाहिए। Inertia serpent, dot inertia. ये वैल्यूज हैं, inertias नहीं है हमारे पास। इशू क्या किया है आपने? कोड चेक कर दिया तो। हाँ मैं कह रहा हूँ पूरा कोड ही ठीक है। और भी करके देख लियो, जनरल से फर्क नहीं पड़ता उसको। Serpent के means dot inertia underscore ठीक तो है। And one डिलीट करते हैं। तो कनेक्ट होगा तो रन करके देखना। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, कैंसिल कर रहा था मैं। आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में क्या हाल है? लोकेशन में प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, प्रॉब्लम देखता हूँ ओके। बाकी हाँ, आपका जो रेज्यूमे बिल्डिंग वाली क्लास रहेगी ना, प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाली, वो सैटरडे 3 बजे की है। वर्क्स? हाँ नेम्स वगैरह की ना, वो सारी आपकी जब टेस्ट होगा ना, उसके टाइम पे एक डिटेल आपकी वो फेच की जाएगी, जो भी आपने पढ़ा है एक्सेल से लेके पाइथन तक। इतना मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि टेस्ट मैंने सेट नहीं किया है। गुड़गांव से टेस्ट आता है तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जितना भी अब तक टेस्ट हुए हैं हर बार अलग अलग टाइप के आते हैं। कोई वन वर्ड वाले होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल वर्ड वाले भी होते हैं, कई बार प्रॉपर एमसीक्यूज आते हैं, कई बार प्रॉपर कोड वगैरह लिखने के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मिक्स होता है। दैट ठीक है। हुआ? नहीं कनेक्ट हो गया आपका? रन करने पे नहीं चल रहा है? तो इसको अभी छोड़ दो, कल देखते हैं इसको, ठीक है। आपको समझ तो आया ना कंसेप्ट? कल देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही है। चलिए, थैंक यू।